मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें। इडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम की हम लोग बात करेंगे। तो ये जो पीटी एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सेट है। आप लोग जानते भी हैं कि इडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट होता है। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा दिया जाता है। तो इसमें 10 सेट 10 दिन हम लोग करेंगे तैयारी और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप सफल हो, इस प्रकार की हमारी हर कोशिश रहती है। तो ये 10 दिनों को इस प्रकार से आप तैयार करें क्योंकि आपकी सफलता जो है एकदम सुनिश्चित हो जाए। आइए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम बात करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट का। मेरे चैनल पर पहला प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर जो लोग पहली बार आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, और शेयर इसलिए कर दे जो लोग भी वीडियो के माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हो उन तक ये प्रैक्टिस सेट नहीं पहुंच पा रही है, तो उन्हें भी यह प्रैक्टिस सेट आप जरूर भेज दे। तो चलिए चलते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट मेरा दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? कहां से नहीं मिला है? तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से नहीं मिला। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कौन है ये? तो अल्पगिन ने। सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया हुआ है और इस पर पूछना है कौन कौन सा सही है वो आपको बताना है। इनके शासन काल में तमीसीरीन के नेतृत्व में मुगलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। हाँ किया था, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, यह भी सही है। तथा कलानौर में से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार जमा लिया था। अली गुरुशप का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो क्या है आपका? तीनों का सही है। 1 2 3 1 2 3 तीनों सही। तो सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है, भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भी कथन है उस पर आपको बताना है। तो कह रहा है ये 1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाए। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कलकत्ता जनरल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज में। जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। तो ये पहला आपका सही है। जैन धर्म किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। ये बात भी सही है। तो 1 आपने पिछले देखा और 3 यहाँ, तो 1 और 3 सही। 1 3 कहाँ? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था। खरीदने और बेचने पर क्या देना? कर देना पड़ता था। पहला तो सही है।
व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, ये गलत है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। यानी कर के रूप में सिर्फ आपको पैसा ही नहीं, वस्तु भी देना पड़ता था। तो ये गलत हो गया, पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा कहां, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैच द फॉलोइंग है हमारा। तो चलिए अब हम लोग मैच द फॉलोइंग कर ले। मैच द फॉलोइंग में कह रहा है एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ इस राज्य का संस्थापक है। तो राज्य के संस्थापक बीजापुर, बीजापुर के संस्थापक कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। ए का 3 नंबर। अहमदनगर, अहमदनगर की स्थापना किसने की थी, मलिक अहमद ने की थी, मलिक अहमद 1 नंबर। बी का 1 नंबर। बरार की स्थापना किसने की थी, तो इमाद शाह ने की थी, 4 नंबर। गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी, कुली कुतुब शाह ने, यानी 2 नंबर। 3 1 4 2 किसी ऑप्शन में है क्या, देखिए 3 सब में है, 3 1 3 1 4 और 4 2 यहाँ। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। अगर हम बता दें आपको कि सबकी स्थापना कब कब हुई, तो बीजापुर की स्थापना आप लिख सकते हैं 1498 में, अहमदनगर की स्थापना 1490 में, बरार की स्थापना भी 1490 में हुई थी, और गोलकुंडा की स्थापना 512 में, 1512 में गोलकुंडा के स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। विलियम जोन्स, उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है, और देन हम लोग ऑप्शन पे आएंगे। आइए 1 2 पढ़ेंगे फिर आ जाएंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो कौन कौन सही वो आपको बताना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था, अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था, ये तो सही है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी, ये भी सही है। 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी, ये सही है। अब आइए तीसरा और चौथा पे जरा देखें, फिर हम लोग आंसर को देखेंगे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया था, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। तो 3 और 4, 3 आपका सही है। चौथा आपका करा, इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों में 3 सूचियों में विभक्त किया गया, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी, ये आपका गलत है, 4 नंबर। 1 2 3 सही, 1 2 3 कहाँ मिला आपका, तो ऑप्शन डी मिला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 11 नंबर। वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, सहायता प्रदान की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका विदत सभा समिति। उपयुक्त में एक से अधिक, एक से अधिक के सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, 30 नंबर क्वेश्चन है मेरा, बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए
थे, ये कथन क्या है? गलत है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गयासुद्दीन के बलबन के बारे में कौन सा कथन गलत है? गयासुद्दीन बलबन को उगलू खां के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गलत बोल रहा है, तो ये तो गलत नहीं, उसे उगलू खां के नाम से जानता है, ये सही है। उन्होंने सजदा और पबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी, ये भी बात सही है। उन्होंने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है इसमें से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो खराज कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? तो डलहौजी के समय। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 17 नंबर, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है हैदराबाद, मैसूर और पेशवा है, ये राज्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। हैदराबाद के बारे में अगर कहा जाए तो ये कब हुआ था? तो ये 1798 में, मैसूर 1799 में, और पेशवा जो है ये 1802 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पाबना विद्रोह, ये आपका सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? तो सन्यासी विद्रोह जो है ये 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में चला था। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला था, और पाबना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक चला था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं। मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो ये कौन सा है? तो ये है स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था सामाजिक सुधार। तो कौन सा सामाजिक सुधार है? कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निजाम उल मुल्क आसफजा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता को खुलेआम घोषणा की। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे चलते हैं। बाईस नंबर मेरा क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सहायक संधि प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया।
सही ये क्या है, ये बात गलत है था। असत्य कौन सा है, तो ये असत्य है और हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा असत्य वाला। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्वेश्चन है मेरा, 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 में मेरा क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, असत्य है। असत्य वाला बताना है। तो राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिर अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। ये बात गलत है और गलत वाला हमसे पूछा तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्म कौन कौन सही है आपका, वो आपको बता देना। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड मिंटो, सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग के जनक लॉर्ड रिपन, भारतीय प्रेस का मुखिया चार्ल्स मेटकॉफ है। तो आपका ये सही है, भारतीय प्रेस का मुखिया चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो केवल तीसरा सही है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। बाकी लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त लागू किया। विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन किया। ये तीनों सही है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में चुनावों के लिए जारी किए गए स्वराजवादी घोषणा पत्र में ने निम्नलिखित में से किस बिंदु को रेखांकित किया। किस बिंदु को रेखांकित किया, तो ये रेखांकित किया गया है, स्वराजवादियों को परिषदों में राष्ट्रवादियों की स्वशासन की मांग को प्रस्तुत करना था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 1740-48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सही है वो आपको बता देना है। मुंडा आंदोलन के विषय में 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। ये तो सही है। मुंडा आंदोलन मशीनरियों, साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था। ये भी सही है। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। ये भी बात सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो 30 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा है वो, तो वो है ब्रज, होम और चिरांद। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों यानी अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है। 19 से 22 में जो शामिल नहीं है, तो क्या चीज का अधिकार नहीं शामिल है, तो
तो वो आपका संपत्ति के अधिकार उसमें शामिल नहीं, संपत्ति की स्वतंत्रता। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। 32 क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में एक कौन सा सत्य है? तो सही कौन सा हो जाएगा आपका? तो सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव एवं चुनाव की पद्धति, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये आपका सही है। तो आपका जो है 2, 3 और 5 सही है। 2, 3, 5 का है तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सत्र के दौरान सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। संसद के सत्र के दौरान सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा के सदस्य को फौजदारी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। न तो एक सही है और न ही दो सही है, दोनों सही नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी सत्य नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC एक संवैधानिक निकाय है, पहला सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये गलत है। तो केवल 1 सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, वरीयता अनुक्रम में भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? किसके समतुल्य होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है मेरा, एक तरफ राज्य है और दूसरा में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिया गया है। किस राज्य में कितना सदस्यों की संख्या है राज्यसभा? तो गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 होगा। राज्यसभा सदस्यों की संख्या गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 है, बिहार में 16 है, उड़ीसा में 10 है। उड़ीसा में 10 है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे तो कहिएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आपके पास 30 है राज्यसभा सदस्य। सॉरी 30 नहीं होगा, यहाँ 31 हो जाएगा, सॉरी। तो यूपी में 31 हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, 1 का 2 है, A का 2 यहां मिल रहा है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहला सही है। सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है? शक्तिगत रूप से प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा?
न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, ये सही है। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये भी सही है। संवाद अथवा संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट, 1, 2, तीसरा मेरा सही है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 मेरा तीनों सही हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के बारे में कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है, नहीं गलत है। अच्छा, राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा जो है, हाँ पहला सही है। ये प्रतिनिधि कौन सा कथनों पर विचार करना है, ये सही है आपका। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में, नहीं ये गलत है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह जरूरत पड़ने पर संशोधन भी करती है, सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य करते हैं, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। सिर्फ कौन सा आपका गलत है, केवल 2 जो है आपका गलत है। तो पूछा कौन सा असत्य, तो असत्य आपका 2 है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है। अवसादी सेल के लिए ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती है, जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ये कथन गलत है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। तो सही आंसर मेरा क्या है, डी हो जाएगा। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्वेल झील किस देश में स्थित है, ये कहाँ है, तो ये कनाडा में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है लैटराइट मिट्टी के संबंध में। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है, ये भी सही है। लौह एल्युमिनियम ऑक्साइड पाई जाती है और उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही, तो दोनों सही, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश कौन सा सही सुमेलित है, यानी बंदरगाह जो है सही सुमेलित है, कौन सा। मांटेवीडियो उरुग्वे में है, ये आपका सही है, मांटेवीडियो उरुग्वे में। दूसरा नंबर जकार्ता इंडोनेशिया, ये भी सही है। रोटरडैम नीदरलैंड में, ये भी आपका सही है, रोटरडैम नीदरलैंड। तो 1, 2, 3 आपका सही है। और इगारका चीन में, ये आपका सही नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका सही है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ, पश्चिमी घाट। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 46 नंबर, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है। पटसन का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन है मेरा, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है। किन क्षेत्रों तक, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन मेरा,
ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाए। पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले होगा जास्कर, उसके बाद पीर पंचाल, तो यानी 3 नंबर, फिर 1 नंबर, जास्कर, पीर पंचाल, गिलगित और उलर झील। 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहां मिला है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? किसका सूचक माना जाता है? तूफान आने का सूचक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा के 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी? कांगो या जैरे नदी। सही उत्तर ऑप्शन डी। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है। जबलपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? किस क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में। सही उत्तर ऑप्शन सी। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आइए, महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल के तापमान अथवा घनत्व परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। हाँ, करता है, सही है। महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण, वर्षण, पवने तथा महासागरीय धाराओं आदि से प्रभावित होती है, ये भी सही है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक पाई जाती है, ये गलत है। ऊंचे अक्षांश में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, ये भी गलत है। तो 3 4 आपका जो है वो गलत है, ठीक है। और सही आपका क्या है? 1 और 2 सही है। तो आपको यहां से पूछा जा रहा है लवणता के संबंध में, ये बता दिए हमने। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं कौन कौन है? तो 3 4 सही नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 और 4। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पेडलफर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही बात आपको बताना है। यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयोगी होती है, ये सही है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है, ये भी सही है। ऊंचे अक्षांशों में तापमान आर्द्र और मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग की पेडलफर मिट्टी मिलती है, ये गलत है। पेडलफर मिट्टी काले रंग की मिलती है, ये गलत है। तो 1 और 2 मेरा सही है। तो पूछा जा रहा है आपसे कौन सा कथन सही था? तो 1 और 2 सही था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे आते हैं हम लोग। 56 में मेरा क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक का राशन कार्ड और एक योजना के संदर्भ में, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना आपको। प्रवासी श्रमिक और उसके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया। यह प्रणाली 2 पोर्टलों के माध्यम से चलती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं एकीकृत प्रबंधन और अन्न वितरण प्रणाली के तहत। तो कौन सा कथन सही है आपको पूछ रहा है? तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है? संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है। जब उद्योग को किसी प्रमुख उद्योगों की निकटता से लाभ होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति 1 और 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? नरसिम्हा समिति ये संबंधित किससे है?
तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों के प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है। पहला तो सही है। वर्तमान में यह पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता है। तो सही आपको बताना है निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है। तो सही केवल मेरा एक है, पहला मेरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। गिग इकोनॉमी के संदर्भ में गिग इकोनॉमी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजनाओं के लिए काम पर रखा जाता है। एक ही परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है, ये सही है। भारत का 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगद जमा अनुपात वह राशि है जिसे व्यावसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास नगद जमा के रूप में जमा करना होता है, ये सही है। वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों को अपनी मांग और संविधान सावधि देयताओं के अंश को मान्य परिसंपत्तियों में लगने को बाध्य करता है। तो पहला और दूसरा दोनों मेरा सही है। तो क्या कह रहा है आंसर? कौन सा कथन गलत है? चाहिए गलत वाला पूछ रहा है। मेरा तो दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो, कोई भी गलत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 62 नंबर। सरकार के बजट के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल है? बजट के उद्देश्य में कौन से कथन शामिल है? संसाधनों का पुनः आवंटन, आय संपत्ति का पुनः वितरण, स्थिरीकरण संबंधी गतिविधियां और सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। 1 2 3 4 सभी मेरा सही हो जाएगा। सही सबसे हो गया, तो सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने के सूचक है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। 1 और 2 आपका दोनों सही है। जब दोनों सही है तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। 64 नंबर। भारत को 1991 के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था प्रमुख कारण? ब्राह ऋण का उच्च स्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। 65 नंबर। इफको क्या है? इफको क्या है? ये जो है इफको भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 66 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इस जीव में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। ये तीनों क्षमता जो है किस जानवर में होता है? तो हाइड्रा में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नहीं होगा। ए इज राइट आंसर। हाइड्रा में मुकुलन की विधि द्वारा प्रजनन होती है। इसमें टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है इसमें, हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 67। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है?
तो क्या चीज की कमी होने का, तो कीटोन की कमी का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर बात करें। 69 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? राइजोबियम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है जो मैं आपका मैच द फॉलोइंग है, जो हम लोग मिलाएंगे मैच द फॉलोइंग को। आइएगा क्वेश्चन नंबर 70, माप के साथ उपकरण का मिलान करना। ठीक है, तो पहले माप के साथ उसका उपकरण का मिलान करना। इंटरफेरोमीटर, इसका जो इंटरफेरोमीटर का होगा, समतल ध्रुवकृत प्रकाश का घूर्णन, 1 का 4 नंबर। दूसरा हो जाएगा पेटोसियोमीटर। पेटोसियोमीटर का क्या हो जाएगा, तो पेटोसियोमीटर का विद्युत विभवांतर हो जाएगा, दूसरा नंबर इसका। तीसरा है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता तीसरा हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता हो जाएगा। आपका रूलर, रूलर से क्या होता है, ये लंबाई नापा जाता है, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा और इसका 3 नंबर हो जाएगा। तो देखिए 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, कहां मिला? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता। असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। 73 नंबर, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? लंबवत होता है, क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, 74 क्वेश्चन है मेरा, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बढ़ता है। 75 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? किस कार्य के लिए उपयोगी है? सोना और सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, ये भी सही है, उर्वरक के निर्माण में, ये भी सही। जब तीनों हो जाए तो उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये जो होता है ऑक्सीकरण के कारण होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। इस पर जो है जस्ता का परत जब चढ़ाया जाता है तो लोहे में जंग नहीं लगता है। 77 नंबर क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से एक क्या समानता है? दोनों में क्या समानता है? तो अवायवीय श्वसन की उपस्थिति, अवायवीय श्वसन की उपस्थिति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भोजन को देखकर लार का श्रावण, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 मेरा क्वेश्चन है,
अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा आपका, गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब ब्राहा कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनको वेग के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है मेरा। यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है, तो आरबीसी का क्या होगा? आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य कथन हो जाएगा आपका, विसरण केवल गैसों में होता है। 2 नंबर आपका असत्य है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित असंगत युग्म की पहचान की। जो असंगत है, तो असंगत युग्म इसमें जो है आपका जर्वावस्था में विलंब जिब्रेलिन, जर्वावस्था में विलंब जिब्रेलिन, ये आपका असंगत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा और बाकी सब संगत है। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी धावक को दौड़ने के बाद उसकी मांसपेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? किसके संचयन से होता है? तो यह हो जाता है लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 90 नंबर क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत घनात्मकता अधिक होगी? किस तत्व की विद्युत घनात्मकता अधिक होगी? सीजियम, सीजियम की विद्युत घनात्मकता सबसे अधिक होगी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी। 92 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है वो बताना आपको। कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रकृतिकरण एवं वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत है, ये कथन। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से मेंडल के द्विगुणन संस्करण प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य बताना है। तो द्विगुणन संस्करण प्रयोग में फिनोटाइप 9:3:1 प्राप्त होता है। तो ये आपका गलत है। जो गलत है आपका क्या है, तो वो 2 नंबर है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो देखिएगा कहां दिया है 2, ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 94 क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? अरस्तु ने किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। कौन सी शर्करा मौजूद होती है? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 96, निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे? पटना के प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट कौन है? तो चार्ल्स ग्रेड है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? चिरांद किससे संबंधित है? तो चिरांद जो है नवपाषाण से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो ये हराया था कैप्टन ली ग्रांड को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है मेरा, सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खा नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? प्राप्त अभिलेख में मिलता है। तो ये बिहार शरीफ से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। बिहार में स्थित वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? तो गौतम बुद्ध पक्षी विहार मुंगेर में नहीं है और ये सही सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है? तो ये आपको गया में है। ठीक है, गया में, तो ये सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष जो थे एफ जी स्लाई थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? किसने दिया था चंपारण छोड़ने का आदेश? WB हाईकॉक ने दिया था। WB हाईकॉक ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 103 नंबर, वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 104 नंबर, 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन है? तो मजरूल हक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन सा त्योहार भी जाना जाता है? कौन से त्योहार को जाना जाता है? चित्रगुप्त पूजा को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, चित्रगुप्त पूजा। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। वन के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही है? अवरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, कौन से क्रम? अवरोही। तो ये हो जाएगा आपका, पहला कैमूर होगा, दूसरा जमुई हो जाएगा, कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। तो 2021 के अनुसार वनावरण की प्रतिशत जो है 2021 के अनुसार, ठीक है, अभी हम जो दे रहे हैं 2021, तो कैमूर में कितना है? तो कैमूर में जो आपके पास है 31.56% है। ठीक है, नवादा में जो आपके पास है ये 20.72% है और मुंगेर में जो आपका है ये 20.16% है और जमुई में आपका जो है ये जमुई में
आपका 21.34% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? कोसी नदी को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है बिहार में? 51.50% है। 51.50%। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनिए। सही क्रम आपको बताना है। नालंदा, मुंगेर और पटना है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, ये आप लोग का कथन दिया हुआ है और उसके आगे नीचे भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको समझ ले। कथन ए करा, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। अब आते हैं हम लोग इसके ए और आर दोनों सही है। नहीं, ये दोनों सही नहीं हो, गलत हो जाए। क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन जब आपका कहा, छोटा कर लीजिए, कि डिजिटल एक्सेस को जीवन अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना गया है, नागरिकों के लिए जो है केवल एक वाणिज्य सेवा है, ये भी तो गलत है। तो ए और आर दोनों सही है, ये गलत है। ए आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए आर दोनों सही नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ये सही है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। ए सही है पर आर गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। 112 नंबर क्वेश्चन है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में है? डैश और पूसा DST चावल 1, वो कौन सी है? तो वो जो आपका है DRR चावल 100 कमला। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 113, नीरज चोपड़ा ने 2025 के डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था? कितनी दूरी तक भाला फेंका था? 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 23 हो या 25 हो, दोनों एक ही मतलब है। 9.25 या 23 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 114 नंबर, 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के में किस क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखा गया है? किस क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखा गया है? तो सबसे पहला कपड़ा, ऑटो और रसायन के ध्यान में रखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 116 नंबर, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका गोदावरी नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, ये हो जाएगा मिजोरम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया? तो ये पास किया अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 119 नंबर, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण।
सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन। पहले हम लोग देख ले, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन कथन जो है सही कथन का चयन करेंगे। नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार कीजिए या विवेचना कीजिए। भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। देखिएगा 90% तो नहीं पूर्ति हो रहा है, 80% के आसपास हो रहा है। 80% आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया, तो पहला और दूसरा आपका सही है। तो अब कथन में आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ मेरा कह रहा है कौन सा आपका सही होगा। कथन सत्य है, चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा आपका सही है, 1 और 2 सही है। यहाँ 90% नहीं होगा, ये 90 की जगह 80% या 85% भी होता तो सही हो जाता। सही हो तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है। गोल्डन डोम का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से। सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है। जाति आधारित जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। पूर्ण जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो आपका जो है पूछ रहा है सत्य कथन बताना, तो ये आपका सही है, तीसरा, और पहला भी सही है। अब डिजिटल होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं है, तो दूसरा आपका सही नहीं होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, यहाँ केंद्र सरकार ने खुद ही अपने कहा है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं। तो पहला और तीसरा सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन है। WAVS शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इस सम्मेलन के बारे में कथन विचार, यह भारत का जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। हाँ, दर्शाता है। भारत के रचनात्मक तकनीक की संस्थान की स्थापना की, ये भी बात सही है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था? नहीं, इसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ था, ये गलत हो गया, ठीक है। तो कहाँ किया गया था? ये तो मुंबई में किया गया था, दिल्ली की जगह मुंबई में हुआ था। पहला और दूसरा सही है, तो केवल 1 और 2 सही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर। 6G तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, कौन सा सही है? 6G के संबंध में भारत में अब 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। 6 देशों में भारत शामिल है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। भारत में फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। देखिएगा, तो आपका जो है ये 6 देशों में शामिल हो जाएगा भारत, ये तो सही है। 2026 में शुरू हो जाएगा, ये बात गलत है। 2030 तक का संभावना है, ठीक है। तो अभी आने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये तीसरा आपका सही है, दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो 1 और 3 सही है, तो केवल 1 और 3 सही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। AI आधारित ATM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AI आधारित ATM, ये जो होगा आपका, यह मशीन सोने की बिक्री करती है। यह मशीन सोने की बिक्री करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने तो विकसित नहीं किया, ये तो गलत हो जाएगा।
और ये मशीन सोने की बिक्री करती है, ये सही है। एआई संचालित गोल्ड एटीएम है जो हाल ही में भारत में चर्चा में रहा है, ये खासकर हैदराबाद में इसकी शुरुआत के कारण है। ठीक है, हैदराबाद। इस एटीएम मशीन से सोने की बिक्री करती है, एटीएम मशीन सोने की बिक्री करती है। इससे जो है आप अपना क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके, सॉरी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आप इसमें जो है 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक का सोना खरीद सकते हैं इससे। ठीक है, और ये मानकों के, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है, ये बात भी है सही है। ठीक है, तो सही आपका 1 और 2 हो गया। तो 1 2 जब सही हुआ तो ये आपका गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर। तो केवल 1 और 2 सही हो तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, ITER परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये आपका कथन जो हो जाएगा सही। भारत में इस परियोजना में योगदान स्वरूप क्रायोस्टेट डिजाइन किया, क्रायोस्टेट डिजाइन किया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, यह परियोजना सौर ऊर्जा के संग्रहण के माध्यम है। नहीं, गलत है। तो केवल 1 सही होगा आपका, 1 इज राइट आंसर, ए। 127 नंबर, A14 नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? ये संबंधित है FAO से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का मतलब है फूड एंड, ए का मतलब एंड, सॉरी फूड एंड एग्री, ए का मतलब एग्रीकल्चर, CULTUR एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, 128 नंबर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा लागू की गई EPOS प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग करती है। इस प्रणाली से लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान संभव हो पाती है। ये दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। सही हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 130, भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स TOFEI किस उद्देश्य से शुरू की गई? टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य के लिए शुरुआत किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है डिजिटल समावेशन के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक 131 नंबर, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? ऑपरेशन हॉक किससे संबंधित था? बाल तस्करी से। सही उत्तर ऑप्शन सी। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? गोल्डन ड्रैगन चीन वियतनाम का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया, किसके साथ मिलकर किया? तो ये जो है फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 134, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? किस विभाग के साझेदारी से बनाया गया है? तो ये ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के साझेदारी से। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार में PM जन मन योजना का उद्देश्य है। जन मन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 136 नंबर, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत
बनाया जा रहा है? किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? गति शक्ति परिवहन नीति के तहत। सही हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 137 नंबर, छोटा कर लेते हैं, सब दिखेगा। चलिए, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, ये सही बात है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश के 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। नहीं, ये गलत बात है। 15 नदी की जगह अगर 28 नदी कहता तो ये बात सही हो जाता। 28 नदी का सर्वेक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। सबसे अधिक यूपी में और दूसरे स्थान पर हमारा बिहार आता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा आपका सही है। तो पहला तीसरा कहाँ है? तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर। शुगर बोर्ड के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह बोर्ड केवल निजी स्कूलों में गठित है। यह बोर्ड केवल निजी स्कूलों में गठित होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 में? तो आपका जो है इसका उद्देश्य बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो केवल आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरा कहाँ है? तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 139 नंबर। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में, इस पे आपको इन कथनों में से बताना है कौन सा सही है। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होगी, ये गलत है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, यह सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यकालों में दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकालों में दिया जाएगा। तो 2 और 3 आपका सही है। तो 2 3 कहाँ है? तो ऑप्शन एक इज राइट आंसर। 2 और 3 आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 140 नंबर। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो ये जो है द्वितीय स्थान पर है। सही हो तो ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 149। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ से आपका मैथ का गया। अब आपका 10 क्वेश्चन मैथ का होगा। चलिए इस वीडियो में आप लोग का आज मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व करके देंगे, क्योंकि पिछले सेट में आप लोग को मैथ का क्वेश्चन नहीं दिए थे। तो एक बच्चों का कमेंट भी था कि मैथ्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। तो चलिए चलते हैं सीधा मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। तो हमारे चैनल को साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चाहे वो बीपीएससी के लिए हो, 71वीं के लिए हो, या फिर आने वाला बीपीएससी हो, या बीपीएससी का जो आपका अभी जो फॉर्म आने वाला है वो, और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो ये सब प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर दिया हुआ है। चैनल के साथ जुड़े और प्रैक्टिस करते रहें। आप जब पुराना वीडियो मेरे देखेंगे तो उसमें मेरा मैथ्स का क्वेश्चन ही सॉल्व किया गया है। आइए चलते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली मैं समझाऊंगा आपको। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया गया तो जो पहले वाले उस पर नहीं देंगे, जो शेषफल बचता हो, रिमाइंडर जो बचता हो, और फिर उससे दोबारा जो भाग देने की बात कहे हो, तो आप क्या करें, 47 को 19 से डिवाइड करेंगे। जो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 29 से 3 बार लाए तो ज़्यादा 57 हो जाएगा,
और 2 टाइम मिलाया तो 38 हो जाएगा, और यहाँ सब ट्रैक करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो आंसर आपका 9 हो गया। सही तो आपका ऑप्शन बी हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो शेषफल देखिए कितना है, उस शेषफल को जो है उसका जो संख्या से भाग करने के लिए कहा जाए वो लास्ट वाले संख्या से भाग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे जो नहीं है 2 और देखिएगा 2 और 1 बढ़ रहा है, और यहाँ फिर 3 बढ़ गया। अच्छा एक चीज देखिएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो रहा है, 18 6 जा 108 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 108 हो जाएगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो 18 8 जा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सही तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 6 जा 108, और 108 18 जा 1944। 143 नंबर क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या क्या है? 4 के गुणज का पूछ रहा है आपसे। 4 का गुणज का मतलब क्या है? जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड होने वाला, तो 4 से डिवाइड एक 12 होगा, 16 होगा, क्योंकि 10 तो होगा नहीं, 10 से ऊपर 12 16 20, इसी तरह आपका चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में एक 248 हो जाएगा, 250 होगा नहीं तो 248। तो जब ऐसा प्रश्न दिया रहे हल करने के लिए तो किसका गुणज पूछ रहा है? 4 का गुणज। डिफरेंस क्या होगा? तो 4 ही होगा। तो लास्ट वाला आपका क्या है? 248। लास्ट माइनस फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिएगा, 4 जितना का जो डिफरेंस रहेगा वो, या जिसका गुणज कहा गया वो एक ही बात है, तो जो डिफरेंस रहेगा उससे डिवाइड करके +1 कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। आ जाइए, तो कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 से डिवाइड कर +1 कर लीजिए, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 9 59 और +1 60 आंसर है। देखिए किसी ऑप्शन में है क्या? 60, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 144 नंबर क्वेश्चन है, इडुटेरिया टीम में 30 मेंटर है, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो इसके कितने हाथ मिलना संभव है? देखिएगा सभी आदमी एक दूसरे से हाथ मिला ही रहा है, तो कितना हाथ मिलना संभव है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या कीजिएगा कि हर आदमी एक दूसरे से हाथ मिला ही रहा है, और एक आदमी कोई ना कोई कहीं ना किसी को तो इनवाइट किया ही होगा, तो टोटल 30 आदमी है और हाथ मिलाया जाए 29 टाइम ये, और कर रहा है, और बाय 2 कर दिया, ठीक है। जितना दिया वो उतना, और यहाँ से 2 से निकालिए 15 टाइम है, तो 29 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई जो है 435 आ जाएगा। तो सही तो ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर, 435। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, 2 स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। यदि एक बस एक्स से वाई की यात्रा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 56 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से एक्स पर वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उस ट्रेन की औसत गति क्या थी? यह ज्ञात कीजिए औसत गति। तो औसत गति आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है और औसत गति निकालना है, दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, 2 × 84 × 56 बाई, दोनों को ऐड कीजिए, 6 4 10, 6 4 10, 8 5 13 14, 140 हो जाए। 2 से काटेंगे 70 टाइम है, और 70 से इसको अगर 7 से काटेंगे तो 10 टाइम है, और 7 से काटेंगे तो 8 टाइम है, ठीक है। अब आ जाइए, 84 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो 84 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 672 आएगा, और नीचे 10 है तो इतना है, तो 67.2%, 67.2 सही हो तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, नंबर क्वेश्चन है,
मनीष ने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया। देखिएगा, आप जब कोई एग्जाम में 30% ये बच्चा लाया, 30% लाने के बाद भी 10 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, लेकिन 10 नंबर और लाता तो पास कर जाता। हालांकि संजीत, जिन्होंने एक ही परीक्षा में 4 अंक प्राप्त किए ने कुल अंकों का 40% प्राप्त किया और उत्तीर्ण से 15 नंबर अधिक ले आया। यानी कि देखिएगा, एक और स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के लिए 15 अंक अधिक प्राप्त करिए, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए तो उससे 15 नंबर ज़्यादा ले आए। तो जब इस तरह क्वेश्चन है तो दोनों परसेंटेज को क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर ले। दोनों परसेंटेज में कितना का अंतर है, तो 10% का अंतर है। एक बार 10 नंबर, एक बार 15 नंबर, तो ये क्या हो गया, 25 नंबर। तो 10% बराबर 25 दिया हुआ है, यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए या फिर टोटल निकाल लीजिए जितना इसको जरूरत है। तो पूछ रहा है अधिकतम प्राप्त अंक उत्तीर्ण, तो टोटल कितना नंबर इसको जरूरत है, ये नहीं पूछ रहा आपसे कि टोटल कितने नंबर का है, इसको जरूरत कितना नंबर है। तो देखिएगा 100% होगा 15 और 10 25, तो 25 इंटू 100/10 इंटू निकालना क्या है 30%, तो 30 इंटू 100 प्लस 10 नंबर ऐड कर दिए, तो 100 से 100 कटा गया और 10 से 3 बार कटा, तो 25 से 75 और 10, 75 प्लस 10 क्या आ गया, 85 आ गया। सही उत्तर ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 85 नंबर। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 147। 15, 28 और 20 38 में क्या घटाया जाए ताकि शेष संख्या समानुपाती। समानुपाती का मतलब कि सब समान अनुपात में इक्वल हो जाए। तो क्या घटाए, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन लेके ही बनाए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 2 घटाएंगे तो 13 होगा, 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, ये 2 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा और ये 2 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। समानुपाती हो रहा है क्या, जरा देखिए तो समानुपाती ऐसा होता है। तो 13 घटा दिए, 26 घटा दिए और ये 18, तो 1:2 और 1:2, 1:2 आ रहा है, यानी कि 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 148 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, उसके द्वारा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो दुकानदार के लिए लाभ या हानि का पता है। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और एक बार लाभ और एक बार हानि की बात करें तो हमेशा ये मान के चलिए, हमेशा मान लीजिए 1 रुपए की, या एक कभी यहाँ परसेंटेज पूछे वहाँ परसेंटेज, तो 1% की आपको हमेशा हानि होगा। सही तो ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। हमेशा आपको हानि ही होगा, वो भी 1%, जब 10% वाला होता हो। 10 इंटू 10/100, तो आपका ये आ गया, क्या हो गया, 1 रुपया हानि हो गया, ठीक है, 1 रुपये का हानि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन है 16,000 रुपये 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा। तो देखिएगा 2 वर्ष का पहले हम निकालेंगे, फिर हम लोग 4 महीने का निकालेंगे। तो 2 वर्ष का निकालने के लिए आप लोग कई ट्रिक जानते होंगे, हम आपको सबसे सिंपल सा एक ट्रिक बता रहे हैं। जब 2 साल का निकालना हो तब, तो हमारे पास मूलधन हमको पता है क्या है, 16,000 रुपया, ठीक है। 2 वर्ष का पहले निकालते हैं, तो 2 वर्ष का 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, 2 वर्ष निकालने से पहले स्क्वायर, तो 15 15 ही 225, तो 25 लिखिएगा। 3 डिजिट आया तो 2 ही लिखना, 2 डिजिट नहीं आया तो 1 जीरो लगाना है, अगर 2 डिजिट नहीं आ रहा तो 15 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 15 दूना 30 और 2 32 हो गया। यहाँ पॉइंट और यहाँ परसेंटेज लिखे, तो ये पॉइंट और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 4 लड्डू लगेगा, 1 2 3, 3 को लड्डू कट गया आपका, ठीक है, यानी 3 जीरो आप लोग का कट गया। अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ।
आगे देखिए कटने वाला है क्या, ये 5 से 2 टाइम में कट सकता है, ये 5 से आप लोग कितने टाइम में काट सकते हैं, तो इसको 5 से आप लोग 645 टाइम में काट सकते हैं, ठीक है। और 2 से ये 8 बार में कट गया। 645 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5160 रुपये, ठीक है, 5160 रुपये। अब हम लोग के पास क्या बच गया, 4 महीना बच गया। अब 4 महीने का निकालेंगे तो 5160 रुपया, और पहले से कितना 16, तो 16 5 21,160 रुपया हुआ। इसका हम लोग 15% के हिसाब से कितने दिनों का निकालना, तो 4 महीने का, 4/12, 4/12, तो 4/12 जब हो जाएगा तो हम लोग काटेंगे इसको कितने, 4 से 3 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, और 5 से 20 बार में, ठीक है। एक जो से एक जो कट गया। अब कितना 2116 को 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1058, 1058 आ जाएगा। तो पहले मेरे पास 21,160 था और 1058 रुपया और आ गया, तो टोटल आपका निकल जाएगा कितना। अब आप पूछेंगे यहाँ 4 क्यों लिखे, तो 4 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 4 महीना वाला था, निकालना वार्षिक था। तो 81222 22,218 रुपए। किसी ऑप्शन में है क्या, 22,218, सही होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से बन जाता है सवाल। मैथ तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पिछले जब मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने मैथ्स की क्वेश्चन सबसे पहले मैंने सॉल्व किया था। आप लोगों को मैथ्स का फिर से मैं क्लास दूंगा, बस थोड़ा इंतजार है। एक लाइव क्लास आप लोग को दूंगा ऑन डिजिटल बोर्ड पे, आप लोग को दूंगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। 150 में मेरा क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए 76,000 रुपए का निवेश करता है। कुछ माह बाद या पश्चात उसने बी 57,000 रुपए के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 है, तो उसे बांटा जाता है। तो बी कितने माह के उपरांत जुड़ा, कितने महीने के बाद बी जुड़ा। देखिएगा ऐसे सवालों को अगर बराबर इक्वल 0 है तो यहां से यहां काट लीजिए, तो कट गया, 76/56 हो गया। ये करा निवेश किया और कुछ माह बाद है, तो ये पूरे साल के लिए किया, और ये कुछ माह यानी एक्स। अब करा 2/1 का लाभ होता है, तो ये 12 है, ये 2 से काट सकते 6 टाइम में। 19 का टेबल आता है तो 19 से 3 टाइम में, 19 से 4 टाइम में, और 3 से 2 टाइम में, और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 4 2 जा 8 = x। x दिखा हुआ आपका कहीं, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहां तक मैंने आपको पूरा ये जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोग को सॉल्व कर दिया। मेरे चैनल पहली बार है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बीच में जो वीडियो का कुछ थोड़ा सा गैप मिल गया था, वो सब आप गैप जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए, तो वो गैप अब जो है वो खत्म होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम इसमें सुधार जरूर करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। बीपीएससी की तैयारी करें और सफलता पाएं, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है।